जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी और जी न्यूज पर स्पेशल ब्रॉडकास्ट। इस वक्त की बड़ी खबर पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चाइना के सैनिकों के बीच झड़प की ये बड़ी खबर जी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, अरुणाचल प्रदेश का तवांग, जहां पर ये झड़प 9 दिसंबर को तवांग का यांगत्से ये बताया जा रहा है, जहां पर भारत और चाइना के सैनिकों में झड़प हुई है और दोनों तरफ के ही सैनिकों को हाथापाई और धक्का मुक्की में चोटें आई हैं। अब तक हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक भारत और चाइना के सैनिकों में पेट्रोलिंग के दौरान ये झड़प हुई है। आपको यहाँ पर समझना होगा, जब यहाँ पर LAC की बात की जाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात की जाती है, तो यहाँ पर परसेप्शन की लड़ाई है और ये वो इलाका है जो भारत का हिस्सा है, लेकिन चाइना जो है वो इस पर लगातार अपना दावा करता है। दोनों ओर से कितने सैनिकों को चोटें आई हैं ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये भी साफ नहीं है कि झड़प के दौरान दोनों तरफ से कितने सैनिक मौजूद थे, लेकिन हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि 9 दिसंबर को ये झड़प हुई है। उसके बाद 10 दिसंबर को बॉर्डर पोस्ट पर मीटिंग हुई है और उसके बाद से जो टेंशन्स हैं वो शांत हैं। इससे पहले आपको याद होगा, एक तरफ हम यहाँ पर अरुणाचल के तवांग की बात कर रहे हैं जो कि ईस्टर्न कमांड के अंडर में आता है, और जब आप याद करते हैं कुछ इस तरह की टेंशन्स की बात, तो 15-16 जून 2020 गलवान आपको याद होगा, जो कि नॉर्दर्न कमांड के अंडर में आता था। अब आप ये देख रहे हैं कि नॉर्दर्न कमांड 2020 और अब ईस्टर्न कमांड अरुणाचल प्रदेश का तवांग, जहां पर ये झड़प हुई है। 9 दिसंबर को झड़प हुई है, लेकिन उसके बाद मीटिंग हुई है दोनों तरफ से ही अधिकारियों की, सैन्य अधिकारियों की, और उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि जो टेंशन्स हैं वो कम हुई हैं और इस वक्त शांति का वहां पर माहौल है, पूरे तरीके से शांति बरकरार है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं और सवाल ये है कि चाइना आखिरकार चाहता क्या है, क्योंकि आपको याद होगा इंडिया और चाइना के बीच कई राउंड ऑफ मिलिट्री लेवल टॉक्स हुए हैं और भारत द्वारा लगातार ये कोशिश की गई है कि इस मामले को सुलझाया जाए। अभी तक आपको याद होगा 17 जुलाई 2022 तक अगर दोनों ही मुल्कों के बीच बात की जाए तो 16 राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं, मिलिट्री टॉक्स हुई हैं 16 राउंड की, और कोशिश ये की गई है LAC पर जहाँ पर भी थोड़ा सा भी विवाद है, तनाव है, उसे किसी भी तरीके से कम किया जाए। डिसएंगेजमेंट की बात कही गई है, डिएस्केलेशन की बात की गई है, और साथ ही हम आपको ये बता रहे हैं इस वक्त की तवांग में 9 तारीख को ये सबसे ताज़ा झड़प हुई है। हालांकि उसके बाद से ही जो हालात है, जो सिचुएशन है वो शांत है, लेकिन यहाँ पर सवाल कई सारे उठेंगे। सवाल उठेंगे चाइना के इंटेंशन पर, क्या चाइना सही मायने में भारत के साथ शांति चाहता है? सवाल ये भी उठेगा, ये एक झड़प हुई है लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, क्या ये एक फुल स्केल वॉर में तब्दील हो सकता है? सवाल ये भी उठेगा कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, क्या चाइना जो डोमेस्टिक चैलेंजेस है शी जिनपिंग के सामने, आपको पता है कि किस तरह से उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पर जिस तरह से लोगों में उन्हें अपने घर पर आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, क्या उस गुस्से को नेशनलिज्म विपअप करने की ये कोशिश है? भारत की तरफ इस पूरे ध्यान को बांटकर ताइवान के फ्रंट पर शी जिनपिंग को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इसके अलावा US लगातार एशिया पैसिफिक में चाइना पर प्रेशर बना रहा है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं शी जिनपिंग के सामने, और क्या इसीलिए शी जिनपिंग और उनकी जो फौज है, CCP की जो फौज है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की जो फौज है, क्योंकि चाइना में ये जो फौज है ये CCP की फौज है, ये देश की फौज नहीं है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हैं और हमारे साथ जनरल सिवाच हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल जनरल कुलकर्णी मेरा आपसे है, और आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा क्योंकि मुझे अपने पुराने कॉन्वर्सेशन से आपसे आप तवांग में सर्व करके आए, और मैं चाहूंगी पहले एक अपडेट ले लेते हैं जनरल कुलकर्णी, क्योंकि अब मैं कृष्ण मोहन मिश्रा को भी देख पा रही हूँ, मेरे सहयोगी है कृष्ण मोहन मिश्रा। सबसे पहले ये जो झड़प हुई 9 दिसंबर को झड़प हुई, उसके बाद 10 दिसंबर को ये मीटिंग हुई, इस सिचुएशन को क्या माना जाए, ये पूरे तरीके से रिजॉल्व हो चुकी है? और साथ ही आपके पास ऑफिशियली क्या इंफॉर्मेशन है, कितने इंडियन सोल्जर्स जो हैं जिन्हें चोटें आई हैं? देखिए, ऑफिशियली जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ यह है कि 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में आमने सामने आए, दोनों के बीच में झड़प हुई। भारतीय सेना ये बात मानती है कि कुछ सैनिकों को हल्की चोटें भी आई, लेकिन उसके फौरन बाद डिसएंगेजमेंट हो गए, यानी दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे से अलग हट गए और फ्लैग मीटिंग के बाद ये मामला सुलझा लिया गया और सीमा पर शांति है। ये भारतीय सेना का आधिकारिक बयान है। सूत्रों के हिसाब से थोड़ी सी और खबर आती है कि 9 दिसंबर को ये मारपीट हुई थी और उसमें दोनों ही तरफ के सैनिकों को चोटें आई। ज्यादा बड़े लेवल पर ये मारपीट फ्लेयर अप नहीं हुई, क्योंकि दोनों के बीच में एक सेट
मैकेनिज्म है कि अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो उनको सुधारने के लिए क्या किया जाएगा, उस मैकेनिज्म को फॉलो किया गया और उसके बाद से अभी तक और किसी घटना की खबर अभी तक किसी सूत्र से नहीं आई है कंफर्म। अफवाहें कई उड़ रही हैं कि उसके बाद भी मारपीट हुई, लेकिन उसका कंफर्मेशन अभी तक कहीं नहीं है। न भारतीय सेना ने उसका के सूत्रों ने उसका कंफर्मेशन दिया और न ही किसी और जगह में। ये तो हुई इस घटना की बात। ये घटना बहुत छोटी है, इस घटना से पहले भी ये ऐसी घटनाएं इस इलाके में होती रही हैं, लेकिन आज की तारीख में ये घटना बहुत बड़ी हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे, लेकिन जनरल कुलकर्णी, माफ कीजिएगा, जनरल कुलकर्णी, यहाँ पर मुझे याद है अक्टूबर लास्ट ईयर तब भी थे, उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तब भी इसी तरह से लोकल लेवल पर टॉक्स हुए थे और इस मामले को सुलझा लिया गया था। अब करीब 12 महीने बाद, बल्कि कहना चाहिए करीब 13 महीने बाद, हम एक बार फिर से इस तरह की ये झड़प देख रहे हैं। सबसे पहले इस झड़प को तवांग में आप कैसे देखते हैं? अदिति जी धन्यवाद। ये मुझे लगता है कि कई टाइम से इस तरह के जो परसेप्शन ऑफ एलएसी है, इसमें कोई शक नहीं। मैं वहां पे 99 में भी था, वहां पे मैं 2006 में भी था और हर बार मैंने इस तरह की चीजें होती हुई देखी है। उसके बाद फ्लैग मीटिंग होती है और उसके बाद इस बात को सुलझाया जाता है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कम से कम गलवान के बाद इस तरह की जो झड़पें होती हैं या तू मैं होता है, या जैसे आप बता रहे हैं कि यांगसे के इलाके में है, यहाँ पे अमूमन आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पेट्रोलिंग करते हैं और वहां पे हम लोग दीवार बना रखी है, पत्थरों की है, जिससे कि जो भी चीनी आते हैं उनको मालूम है कि इससे आगे उन्होंने नहीं आना है। तो ये होता रहता है। लेकिन उनमें भी कई एक ऐसे होते हैं पीएलए ट्रुप जो उसको फांस करके आने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर एक दूसरे को धक्का दिया जाता है कि भाई आप अपनी तरफ चले जाइएगा, हमारी तरफ में आएगा। तो जो इस तरह की बातचीत हो रही, वही मतलब ऐसे कोई ये नहीं कि खूनी खराबा, लेकिन झड़प, एक दूसरे को धक्का देना कि आप हमारे इलाके में ना आइए, क्योंकि हमारी जो सेनाएं हैं वहां पर हमेशा सतर्क रहती हैं। और क्योंकि मौसम खराब होता है, खराब मौसम में पता नहीं चलता है कौन कितनी दूरी पर आ गया है। और हम लोगों की जो हमने जो जगह पकड़ रखी है वो ऊंचाई वाले इलाके हैं, तो इतना आसान नहीं किसी को नीचे ऊपर आना। अगर आते भी हैं तो दिखते हैं वो ऊपर आते वक्त, हमें मालूम है वो आ रहे हैं, तो वहीं से पहले उन्हें आगाह किया जाता है कि वो आगे ना आए। उसके बावजूद वो चलते रहते हैं और आगे को फिर वो ये झड़प की जो हम बात करें, एक दूसरे को धक्का देना, वो बताना कि नहीं आना, तो ये हुआ होगा। इसके बाद जब वो वापस चले जाते हैं उसी वक्त डिसाइड किया जाता है कि हॉटलाइन होती है, उस हॉटलाइन के ऊपर उनको खबर दी जाती है, वो भी बात करते हैं कि फ्लैग मीटिंग होगी। ये फ्लैग मीटिंग अमूमन बुमला में होती है और बुमला में ये फ्लैग मीटिंग में फिर ये तय किया जाता है कि इस तरह की झड़पें नहीं होंगी, दोनों तरफ अब थोड़ा सा संयम बरता जाएगा और इसी के माफिक जैसे पुराने एग्रीमेंट्स है उसके माफिक बगैर किसी इसके झड़प के फिर ये बातचीत के द्वारा ही मसला सुलझाया जाता है। तो ये एक प्रथा है जो होती आई है। ये इसलिए होता है क्योंकि परसेप्शन ऑफ एलएसी, ये मैकमोहन लाइन है। जैसे अभी आप बात करी थी, गलवान जो है वो ईस्टर्न लद्दाख है, वो उसका मैकमोहन लाइन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये मैकमोहन लाइन के ऊपर क्योंकि परसेप्शन अलग है मैकमोहन लाइन का, और हम लोग वाटरशेड प्रिंसिपल के ऊपर जाते हैं, वो उसको मानते नहीं है। और क्योंकि मैकमोहन लाइन 1914 के बाद जो है उसके ऊपर उनका थोड़ा सा अनबन है, जबकि उन्होंने वो सिग्नेटरी है उसके, लेकिन उनका अनबन है उसके ऊपर और मानते नहीं है। यही एक कारण है कि मैकमोहन लाइन के ऊपर भी और वहां पे ईस्टर्न लद्दाख में भी इस तरह की परसेप्शन ऑफ एलएसी के ऊपर जो झड़प होती रहती है। मुझे लगता है चीन जो है इस तरह की हरकतें इसलिए करता है कि वो लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। चीन को लगता है ये जो प्रेशर वाला सवाल है, मैं इस पे आऊंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शी जिनपिंग अपने घर में पूरे तरीके से दबाव में है। एक तरफ ताइवान को लेकर जो उनकी किरकिरी हुई, दूसरा अभी थोड़े दिन पहले कांग्रेस हुई, और कोविड को लेकर जिस तरह के विद्रोह का सामना उन्हें घर पर करना पड़ रहा है। कई एक्सपर्ट्स हैं जो ये कहते हैं कि वो यहाँ पर कोशिश करें डोमेस्टिक ऑडियंस का ध्यान बांटने की और जो नेशनलिज्म है उसे विप अप करने की घर पर। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, हमने बीते महीनों में इस तरह की रिपोर्ट्स देखे कि चाहे पेंगोंग का रीजन हो या इसके अलावा अगर बात की जाए डेमचौक वाला रीजन हो, वहां पर भी टेंशंस क्रिएट करने की कोशिश पीएलए द्वारा की गई थी। ये जो हम तवांग में देख रहे हैं, तवांग में जो देख रहे हैं, क्या ये जो सारे टेंशंस जो पेंगोंग में या फिर डेमचौक में, आर दे कनेक्टेड?
और इज इट जस्ट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट? देखिए अदिति, ये भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है वो दरअसल 3 अलग अलग सेक्टरों में आप इनको बांट सकती हैं। एक नॉर्दर्न सेक्टर आपका हो गया जिसमें आपका लद्दाख आ जाता है, ईस्टर्न लद्दाख खासतौर पर जिसमें डेमचोक और डेप्सांग प्लेन के इलाके हैं, दौलत बेग ओल्डी तक का जो रास्ता है, एक पूरा का पूरा अक्साई चीन से आगे तक का इलाका। अक्साई चीन पहले ही चीन के पास है और वो उससे आगे भी आना चाहता है। तो एक ईस्टर्न लद्दाख है जो फ्रिक्शन पॉइंट है भारत और चीन के बीच में। एक सेंट्रल सेक्टर है जिसमें हिमाचल के कुछ एक छोटे इलाके हैं, कौरिक और एक आध दो और इलाके पड़ते हैं। उसके बाद उत्तराखंड का बाराहोती इलाका है जहां पर चीनी सैनिक कई बार आते जाते रहते हैं क्योंकि उसको भी वो अपना हिस्सा मानते हैं। ईस्टर्न सेक्टर दरअसल सबसे बड़ा है दोनों के बीच में तनाव का। उसमें सिक्किम के कुछ एक इलाके हैं और अरुणाचल प्रदेश का बहुत लंबा इलाका है। तवांग बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में है, यहां से लेकर पूर्व में फिशटेल पॉइंट्स तक बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां चीन आगे आता है। आपको रोक रही हूँ कृष्ण मोहन मिश्रा में। यहाँ पर तवांग से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर है और वो खबर ये कि 300 के करीब चीनी सैनिक आए थे। सोचिए जरा, 300 के करीब चीनी सैनिकों के आने की बात की जा रही है। भारत द्वारा इन 300 चीनी सैनिकों को पीछे धकेला गया है और साथ ही ये क्लेम किया जा रहा है कि जो चाइनीज जो पीएलए है उसे काफी नुकसान हुआ है, उसे उसके जो सोल्जर्स हैं, उसके जो सैनिक हैं, उन्हें चोटें आई हैं। तो एक और अपडेट आपके लिए ये है तवांग से इस वक्त ये बड़ी खबर है। कृष्ण मोहन मिश्रा, आपके सोर्सेज और क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? एक तो ये और का इंफॉर्मेशन जो आई है वो ये है कि करीब 300 के करीब पीएलए के जो सैनिक थे वो आए, भारतीय फोर्सेज ने जो भारतीय सैनिक हैं उन्होंने पीछे धकेल दिया और पीएलए को काफी नुकसान हुआ। ये बड़ी अजीब सी बात है अदिति, क्योंकि जनरल कुलकर्णी भी साथ में बैठे हुए हैं, वो इस चीज की तस्दीक करेंगे कि दिसंबर का महीना लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स के लिए नहीं होता है, भारत के लिए भी नहीं, चीन के लिए भी नहीं। और इतनी सर्दी में इतनी बड़ी तादाद में अगर चीनी सैनिक आगे आए और भारतीय सैनिकों के साथ उनका आमना सामना हुआ तो ये कुछ अजीब सी बात है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। भारत और चीन के सैनिक आमने सामने तब आते हैं जब गर्मियों की शुरुआत हो जाती है और अपने अपने इलाकों की खैर खबर लेने के लिए आगे बढ़ते हैं दोनों तरफ के सैनिक और लॉन्ग रेंज पेट्रोल, लंबे लंबे पेट्रोल निकालते हैं और उस दौरान आमने सामने आने की, झड़प होने की घटनाएं होती हैं। लेकिन दिसंबर के महीने में जबकि हर तरफ बर्फ पड़ी हुई है, कड़ी सर्दी आ चुकी है, इस समय सर्दी अपने चरम पर पहुंचने वाली है, अगले कुछ हफ्तों में सर्दी अपने पीक पर होगी और उस दौरान इतनी बड़ी तादाद में चीनी सैनिक अगर आते हैं पेट्रोलिंग करने तो ये बड़ी ही अजीब सी बात है और ये अनकॉमन है। दरअसल ये एक सेट पैटर्न जो होता है जलवायु के हिसाब से और मौसम और टेरेन के हिसाब से वैसा नहीं है, इसलिए ये घटना थोड़ी सी अलग लग रही है और फिक्रमंद करने वाली भी लग रही है। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसी पे मैं जनरल सिवाज का कमेंट लूंगी कि 300 पीएलए के सैनिकों का आना, ये देखते हुए कि इस वक्त एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस हैं, ये देखते हुए कि जो लास्ट राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक हुआ वो जून में हुआ और दोनों ही कंट्रीज ये कहती थी कि डिसएंगेजमेंट हो रही है, डीएस्केलेशन है। चाइना एक्चुअली चाहता क्या है? क्योंकि जब आप इस इंसिडेंट को देखें, 300 सोल्जर्स की अगर बात की जाए चाइनीज साइड से, तो चाइना कम से कम ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि उसे रेजोल्यूशन चाहिए ही नहीं, वो एग्रेशन कर रहा है यहाँ पर। देखो, सच्चाई ये है अदिति कि हमें पता था ये ऐसा होगा, क्योंकि इसकी वजह है क्योंकि जिस प्रकार से आज इकोनॉमिक कंडीशन खराब है चीन की, वहां पर लोग सड़कों पे आ रहे हैं कोविड जीरो पॉलिसी के अगेंस्ट। इकोनॉमिक हालात खराब है, इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में, सप्लाई चेन वहां से हट के इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत आ गई है। तो क्या तो वो ताइवान की तरफ कुछ करेगा या भारत की तरफ? भारत को ये मालूम था और ये सच्चाई है, भारत इसके लिए तैयार था और भारत लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बिल्कुल सक्षम है, चाहे वो ईस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर। देखो, मैं चीफ ऑफ स्टाफ था वहां पर लेह लद्दाख में, कुलकर्णी साहब ने मेरे बात टेक ओवर किया था, मैंने बटालियन भी कमांड की है तवांग के एरिया में। मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि वहां पर मैकबोन लाइन है, वो वाटरशेड प्रिंसिपल पे। ये कहना कि चीन को पता नहीं कि कौन सा इलाका हमारा, ये गत्ते ही ठीक नहीं है। वहां पर जो डिस्प्यूटेड एरिया बहुत लिमिटेड है क्योंकि वहां पर वाटरशेड प्रिंसिपल पे मैकबोन लाइन है, दोनों साइड को पता है। अगर चीनी 300 के करीब सोल्जर आए हैं, ये सोची समझी साजिश है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मगर ये सच्चाई है कि भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अगर ये बात कहते हैं कि सर्दियों में लॉन्ग रेंज पेट्रोल नहीं आती, ये बात भी मुझे नहीं लगता ठीक है, क्योंकि आती हैं। आज की तारीख में जो डिप्लॉयमेंट है दोनों तरफ से बहुत बॉर्डर के नजदीक है, स्पेशली अप्रैल मई 2020 के बाद कहीं ना कहीं आई बॉल टू आई बॉल भी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चीन के सैनिक आए हैं,
हमने उनका जवाब दिया है। मैं मानता हूं कि 1993 और 1996 का प्रोटोकॉल है, इसमें बताया जाता है अगर दोनों कंट्री की पेट्रोल आमने सामने आती है तो किस प्रकार से वहां पर डिस्कनेक्ट किया जाएगा, डिसएंगेज किया जाएगा। और लेकिन सर हमने देखा था ना गलवान में क्या हुआ था, और तब यही सवाल उठा था कि जो सारे लेड डाउन प्रोसीजर्स थे, प्रोसेसेस थे, तब किस तरह से पीएलए और चाइनीज फोर्सेस ने उन्हें फ्लाउट किया था। हमारे साथ जनरल द्विवेदी भी हैं। जनरल द्विवेदी, यहाँ पर बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। एक सवाल जो थोड़ी देर पहले कि चाइना की इंटेंशन क्या है, क्या चाइना इस पूरे विवाद को रिजॉल्व करना चाहता है या वो एक एग्रेसिव स्टांस जो है उसे मेंटेन करना चाहता है। दूसरा बड़ा सवाल ये होगा कि चाइना जिस तरह से एशिया पैसिफिक में यूएस है, इंडिया पर प्रेशर बनाकर अपने ऊपर जो प्रेशर है उसे कहीं ना कहीं जो अटेंशन है उसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है और इंडिया पर प्रेशर डालना चाहता है। देखो अदिति, आपने दोनों जो सवाल है बहुत ही अहम वाले हैं सवाल हैं, और इसका मैं दोनों का आपको बहुत विस्तार से उत्तर दूंगा। देखो, जब से शी जिनपिंग आए हैं, और मैं चाइना को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, वहाँ डिफेंस अटैची रह चुका हूँ और काफी मैंने बॉर्डर पर ट्रूप्स भी कमांड की है, तो ये देखने वाली बात है जब से शी जिनपिंग आए हैं 2012 से, तो उनका बहुत आक्रामक रवैया रहा है और पीएलए का भी रवैया बहुत आक्रामक रहा है। आप देखिए 2013 में वो देपसांग में आए, फिर 2017 में डोकलाम हुआ, 2020 में पीएलए या 3 डिवीजन लेके वो ईस्टर्न लद्दाख में घुसे, और अभी तकरीबन 1.5 साल हो गया है और हम उसका कोई हल नहीं कर पाए हैं। थोड़ी बहुत डिसएंगेजमेंट हुई है, पर इससे क्या जाहिर होता है? जाहिर ये होता है कि चीन का रवैया बहुत आक्रामक है और पीएलए दिन ब दिन जो है उनकी गतिविधियों को देख के आपको ये मालूम होगा कि उनका कोई इरादा नहीं है ये एलएसी को या तो इसको क्वाइट रखना और ना ही बॉर्डर को रिजॉल्व करना। जब 2000 में था मैं चीन में, तो तब ये सोच रहे थे कि ये बॉर्डर प्रॉब्लम कुछ सालों में हो जाएगा, हल हो जाएगा। आज 22 साल हो गए, इसमें कोई हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो इसमें संक्षिप्त में ये बताऊंगा कि पीएलए जब से शी जिनपिंग आए हैं बहुत आक्रामक हो गई है, और 2020 के बाद जिस प्रकार चीन ने तकरीबन 50,000 सैनिकों से लद्दाख के अंदर आए, तो उसे साफ जाहिर है कि वो इस बॉर्डर को किसी तरह भी हल नहीं करेंगे। और ये जो विवाद है ये और भी गर्म हो रहा है, क्योंकि एलएसी इस टाइम जो है वो काफी गर्म है। और आप 2-3 चीजें देखेंगे जो तिब्बत के अंदर हुई है। चीन ने बहुत ही हाई लेवल पर वहाँ लॉजिस्टिक बनाए हैं, उन्होंने अपनी क्षमता बढ़ाई है, और साथ ही साथ उन्होंने तकरीबन 620 गांव बना रहे हैं, जिनमें 240 जो एलएसी के ऊपर है। और अभी आपने देखा होगा पिछले साल लॉन्गजू के बारे काफी चर्चा हुई है, क्योंकि लॉन्गजू में भी उन्होंने बहुत बड़ा गांव बनाया है, और 1959 में भी लॉन्गजू में काफी हमारी एक क्लैश हुआ था। तो अभी हमें जो एलएसी है इस पर पेट्रोलिंग नहीं, इस पर हमें बिल्कुल डोमिनेशन करनी होगी, क्योंकि अभी तक आईटीबीपी जो है वो एलएसी पर लगी हुई थी। अभी फौज को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि चीन की जो बॉर्डर रेजिमेंट्स हैं वो पीएलए की रेजिमेंट्स हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है बॉर्डर रेजिमेंट में या पीएलए में। जैसे कि हमारा आईटीबीपी जो है ये एक पुलिस फोर्स है, एमएचए के नीचे आती है, पर उनकी बॉर्डर रेजिमेंट जो है पीएलए के नीचे आती है। और वेस्टर्न थिएटर कमांड जो एक पूरी कमांड है जिसमें पूरे उनकी फौज उसके नीचे आती है, एयरफोर्स है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो पीपल आर्म पुलिस है, बॉर्डर रेजिमेंट्स हैं, तो उनका जो रवैया है एलएसी पर बहुत ही आक्रामक है और मजबूत भी है। तो हमें उसका बिल्कुल खुलेआम मुंह तोड़ के जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है। कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ इस समय आगे आपको फ्लो दूंगी। कृष्णमोहन मिश्रा, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप ये पूरी खबर जो है एक बार फिर से डिटेल में बताएं, ये देखते हुए कि एक तरफ अगर पूरी दुनिया में बात की जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर, एशिया पैसिफिक में अमेरिका जिस तरीके से अपने वजूद की और अस्तित्व की बात कर रहा है, और तीसरी बात पीएलए का ये जो इनकर्जन, क्या इसे इनकर्जन कहा जा सकता है?
इसे इंकर्जन शायद टेक्निकल पूरी तौर पर सही नहीं होगा। फेस ऑफ हुआ, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए एक ऐसी जगह जो कि दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड है, उसको लेकर। सबसे पहले तो खबर एक बार फिर से मैं बता देता हूं। 9 दिसंबर की ये घटना है। सेना के सूत्रों ने इस बात को कंफर्म किया, भारतीय सेना ने, कि 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास यांगसे एक जगह है, वहां पर दोनों तरफ के सैनिकों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें दोनों ही तरफ के सैनिकों को चोटें आई हैं। और उसके बाद इस मामले को सुलझाया गया। दोनों तरफ के सैनिकों का डिसएंगेजमेंट हो चुका है और 10 तारीख को, यानी घटना के दूसरे दिन, स्थानीय कमांडर्स ने फ्लैग मीटिंग की आपस में, और उसके बाद से अभी तक वहां पर किसी और किस्म की झड़प की खबर नहीं आई है अभी तक। हालांकि तनाव जाहिर बना हुआ है, क्योंकि भारत और चीन के सैनिक 2020 में एक दूसरे के आमने सामने ईस्टर्न लद्दाख में बैठ गए थे, जो कि मोर्चाबंदी आज तक जारी है। 50-50 हजार सैनिक दोनों तरफ के एक दूसरे के आमने सामने तैनात हैं। गलवान में जून 2020 में गलवान में दोनों सैनिकों के बीच में खूनी झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवानों को वीरगति मिली थी और 40 से 45 की तादाद में चीनी सैनिक भी वहां पर मारे गए थे। उसके बाद से 2021 फरवरी में दोनों के बीच में सीज फायर हुआ था, और तब से लेकर अब तक कोई घटना नहीं हुई है। इसलिए ये घटना महत्वपूर्ण है। घटना छोटी सी है, माइनर चोटें आई हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि दोनों देशों के बीच में अभी शांति चल रही है, शांतिकाल चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दोनों देश एक दूसरे का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के साथ नेताओं की बातचीत शुरू है, डिप्लोमेटिक एक्सचेंज है। सेनाओं के बीच में कोर कमांडर लेवल की बातचीत होने के बाद डिसएंगेजमेंट हो चुका है ईस्टर्न लद्दाख में। उसके बाद अगर इस तरह की झड़प होती है, मारपीट ही सही, लेकिन अगर टकराव होता है तो ये बहुत फिक्र करने की बात है। इसलिए भी कि दिसंबर के महीने में इस तरह की टकराव की खबरें कम आती थी। अमूमन होता यह है कि जब बर्फ पिघलती है और पेट्रोलिंग ज्यादा इंटेंस होती है, ज्यादा एक दूसरे लंबी जाती है, उस समय झड़प की घटनाएं ज्यादा सुनाई देती हैं। जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर में। मई से लेकर दिसंबर में इस तरह की झड़प फिक्र पैदा करती है कि आखिरकार जब दोनों देशों के बीच में शांति है, दोनों देश एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, चीन भारत का समर्थन कर रहा है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, भारत चीन का समर्थन कर रहा है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, ऐसे में ये घटना क्यों हुई? आगे आने वाले कल या परसों जब भी विदेश मंत्रालय इस पर जवाब देगा, कोई बयान जारी करेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अदिति, ठीक, हमारे साथ जनरल कुलकर्णी है। जनरल कुलकर्णी, चाइना को लेकर एक्सपर्ट्स हमेशा ये कहते हैं कि कुछ भी एट द स्पर ऑफ द मोमेंट नहीं होता है। चाइना जो भी करता है बहुत सोच समझ कर करता है, स्ट्रैटेजिकली सोच कर करता है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ करता है। यहां ये जो हुआ है, जिसमें हाथापाई तक ये नौबत गई है, इसके पीछे क्या मंशा है? इसके पीछे पॉलिटिकल लीडरशिप पर प्रेशर एक्सर्ट करना है, इसके पीछे एक लीगल प्रूफ क्रिएट करना है जो वो क्लेम करता है सर्टेन रीजन्स में, सर्टेन पार्ट्स पर, या फिर परमानेंट कंट्रोल हासिल करना है डिस्प्यूटेड लैंड पर? अदिति जी, ये जो आप बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, पर मैं आपको सिर्फ छोटा सा एक्सपीरियंस बता सकता हूं। ये 99 में जब कारगिल वॉर हो रहा था और पाकिस्तान के समर्थन में चीन ने इसी इलाके में, हम तकरीबन इनके साथ 60 दिन के आसपास और उससे भी ज्यादा होगा, थोड़े एक दिन, लगातार आई बॉल टू आई बॉल में इसी इलाके में बैठे रहे, क्योंकि वो आकर के बैठ गए और हम लोगों ने उनको पीछे ढकेलने की कोशिश की। बातचीत हुई और बातचीत के बाद जैसे ही कारगिल वॉर समाप्त हुआ, ये भी वहां से निकल गए। तो अभी जैसे कृष्णमोहन मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये जो वक्त है, अमूमन क्या होता है, क्योंकि अभी बर्फ ज्यादा शुरू नहीं हुई है, इसके बाद इस इलाके में तकरीबन बर्फ जनवरी फरवरी के आसपास बहुत तेज हो जाती है और मई जून तक बर्फ जाती है। तो ये चीन जो है इस तरह, और उनकी बहुत बढ़िया सड़क है इसके नीचे, जो उस सड़क के द्वारा आता है, चाहे वो 300 के नफरी में आए, उससे ज्यादा के नफरी में आए, वो ये करते रहते हैं, क्योंकि परसेप्शन, वो बार बार, मैंने जैसे आपको कहा, वहां पे दीवार बनाते हैं पत्थरों की, उस दीवारों को बांध करके वो आने की कोशिश करते हैं, हम लोग उनको वही रोकते हैं। कई एक इनमें होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि रोग एलिमेंट, लेकिन उनमें भी ऐसे जोशीले जैसे बोल सकते हैं कि हम तो आएंगे करके वो घुसने की कोशिश करते हैं। हमारे लड़के सतर्क रहते हैं, हम उनको ढकेल देते हैं उस पार। ये जो चीन है, चीन के ऊपर भरोसा करना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि चीन जो है इस तरह की हरकतें करता रहेगा। और आजकल खासकर जब हम देखते हैं, जनरल कुलकर्णी के साथ संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन यहाँ पर जनरल सिवाच, अहम बात यह भी होगी कि तवांग स्ट्रेटेजिकली कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, और चाइना तवांग में जो गुस्ताखी है, जो हरकत है, क्यों कर रहा है?
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईस्टर्न सेक्टर को देखेंगे, तवांग का जो सेक्टर है वो सबसे अहम है बाकी रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जो यांगसे की बात कर रहे हैं, यांगसे पे मैं रहा हूं, मैं यही कहूंगा यांगसे एक ऐसा जगह है जहां भारत की फोर्स डोमिनेट करती है चीन को, और वो डिस्प्यूटेड की तरीके से कई बार भारत और चीन के बीच के अंदर फेस ऑफ होने की वजह हुई है। मगर अब जो जिस प्रकार से चीन आया है, हमें यह समझना पड़ेगा कि इसकी मंशा जो है, हमें पहले शक था जब से ये लगा है सी जिनपिंग थर्ड टर्म में आ गए हैं, इकोनॉमिक कंडीशन चीन के अंदर हालात खराब हैं, वहां पर इन्फ्लेशन है डबल फिगर, कोविड-19 के कारण लोग सड़कों पर आ रहे हैं, कहीं अटेंशन डाइवर्ट करने का तरीका तो नहीं है। और क्योंकि सर्दियों में इतना बड़ा वो नहीं करते, 300 को जो पीएलए सोल्जर आए हैं, इसका मतलब कोई क्या तो वो एक प्रेशर टैक्टिक्स है भारत के ऊपर, या वो अपना देश का एक ध्यान पब्लिक का हटाना चाहते हैं और भारत की जो फौज को टेस्ट करना चाहते हैं। मगर उनको पता होना चाहिए कि भारत 2020 के बाद बहुत चौकन्ना, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक ज्यादातर हम जो हैं आई बॉल टू आई बॉल हैं, जहां 3 डिवीजन भी डिप्लॉयड हैं हमारे वेस्टर्न सेक्टर में, लद्दाख में, इसी प्रकार सेंट्रल सेक्टर में और ईस्टर्न सेक्टर में। मुझे लगता है ये सच्चाई है कि ये प्रोटोकॉल 1993 1996 के तहत इसको रिजॉल्व कर दिया है। भारत भी नहीं चाहता इसको ज्यादा केस बने, मगर ये सच्चाई है, ये भारत के लिए लेसन है, हमें चौकन्ना रहना है। क्यों देखो, अगर मैं चीन की 3 चीजें बताऊंगा, जिस प्रकार से डोकलम के बाद उन्होंने गलवान किया और लद्दाख में आए, 2013 में उन्होंने किया था डेप्सांग, 2014 में उन्होंने किया चुमर, 2017 में उन्होंने डोकलम, 2020 के अंदर वो आए लेके 3 डिवीजन, और अब जिस प्रकार से वो टेस्ट कर रहे हैं, हमें चौकन्ना रहना है। और हम चौकन्ने 2000 के करीब इन्होंने गांव बना लिए हैं एलएसी के नजदीक, वो गांव आप चौकन्ना होने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैं जल्दी से एक अपडेट ले लेती हूँ, मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ है। कृष्णमोहन मिश्रा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर आप रेगुलर पीरियड्स पे देखें और खासतौर पर शी जिनपिंग के रिजीम की बात की जाए, तो ये जो एग्रेशन है चाइनीज साइड से, पीएलए की तरफ से, इसमें एक तरह का उछाल दिखाई देता है, इसमें एक तेजी दिखाई देती है। इनका हमेशा से एक पैटर्न रहता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ो और उसके बाद जब विवाद हो तो थोड़ा सा पीछे हट जाओ, लेकिन अपनी पिछली पोजीशन से आगे रुको। यानी कि मिसाल के तौर पर आप 1 किलोमीटर आगे जाएं और अगर ज्यादा दबाव हो तो आप आधा किलोमीटर पीछे चले, लेकिन फिर भी आप कम से कम आधा किलोमीटर पिछली जगह से आप आगे रहेंगे। इसी तरह से चीन इंचिंग फॉरवर्ड करता रहता है, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। ये सारे के सारे उसका ट्रेडिशनल फ्लैश पॉइंट है, जैसा अभी जनरल साहब भी बता रहे थे। यांगसे में इससे पहले भी मारपीट की घटनाएं होती रही, अभी भी जो टेलीविजन चैनल पर जो जी न्यूज पर चल रहा है, ये एक पुरानी तस्वीर है जो कि उसी इलाके की धक्का मुक्की की मारपीट की खबरें हैं, आती रहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि 1.5 साल बाद अचानक चीन ने ऐसी हरकतें करनी क्यों शुरू की। चीन कोविड का बहुत बुरी तरह से सामना कर रहा है। अभी हाल में ही खबर थी कि चीन ने पीएलए जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके पास बड़ी तादाद में कोविड की फैसिलिटीज बनाई हैं जहां पर क्वारंटीन रखा जाए। अब बड़ी अजीब बात है कि इस समय चीन कोविड से जूझ रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चीन की सेना, उसके सैनिकों के लिए क्वारंटीन फैसिलिटी डेवलप की जा रही है एलएसी के आसपास। ये सारी चीजें बताती हैं कि कुछ ना कुछ पक रहा है। साथ में चीन और भारत इंटरनेशनली इस समय बहुत अच्छे संबंधों के साथ है। चीन भारत का समर्थन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, भारत चीन का समर्थन कर रहा है। दोनों ही तरफ स्थितियां बहुत अच्छी हैं, दोनों ही एक दूसरे के पक्ष में बयान दे रहे हैं, और उसमें अचानक ये बीच में एक चीज फ्लेयर अप होना बड़ा अजीब सा लगता है। इसकी टाइमिंग भी बहुत अजीब सी लगती है, मौसम के हिसाब से भी ये बहुत अजीबोगरीब बात है। इसी पे मैं जवाब लूंगी जनरल द्विवेदी। ये अपने आप में इसकी टाइमिंग, और जैसे कि मैंने पहले कहा, चाइना स्ट्रेटेजिकली प्लान करके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के थ्रू करता है। तमाम एक्सपर्ट्स इस बात पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। अगर चाइना इंडिया पर प्रेशर बनाने के लिए कर रहा है, जैसे थोड़ी देर पहले जनरल सिवाच कह रहे थे कि वो इंडिया की पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, लेकिन पेशेंस को टेस्ट करना ये कितना एस्केलेट कर सकता है एक्चुअली? जनरल द्विवेदी। हाँ, अच्छा आदिति, देखो जैसे मैं पहले बता रहा था कि आप चीन में कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो कि प्लानिंग के बिना हो, और हर एक चीज प्लानिंग के साथ होती है। दूसरी बात है, जब भी चीन के अंदर कोई तनाव आता है तो उसकी झलक जो है बॉर्डर पर जरूर दिखाई देती है।
ये भाई देखो, पिछले महीने 2 महीने से चीन में काफी प्रोटेस्ट हुए और उनकी जो अंदरूनी हालत थी काफी, उसमें शी जिनपिंग को काफी उसका अंजाम उठाना पड़ा। तो अभी ये जो झलक है ये बॉर्डर पर दिख रही। दूसरी बात ये है अदिति कि जो पॉलिटिकल लेवल पर होता है और जो ग्राउंड लेवल पर होता है इसमें काफी मिसमैच होता है। आप जो पॉलिटिकल लेवल की हरकतें होती हैं वो जमीन पर वो उस तरह नहीं होती हैं। और मैं ये आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि भारत और चीन में कोई शांति काल नहीं चल रहा है। अभी लद्दाख में देखो कि 50,000 सैनिक, 3 डिवीजन उनकी, 4 डिवीजन, 6 डिवीजन और बॉर्डर डिवीजन तीनों लगी हुई है। और अभी अभी 2 हफ्ते पहले चीन ने 3 और ब्रिगेड जो है वो लगाई है। तो ये जो जमीन पर है कोई शांति काल नहीं चल रहा है। जो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स होते हैं हम उसके चक्कर में आ जाते हैं, पर ग्राउंड पर सिचुएशन तनावपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि अभी एक बहुत डेवलपमेंट हुई थी, 2 डेवलपमेंट। एक तो चीन ने एक लॉ लाए हैं सिविल मिलिट्री फ्यूजन, यानी कि पीएलए जो है वो काफी अग्रेसिव रहेगी बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि उनको काफी पावर्स दी गई है डेवलपमेंट के लिए, बॉर्डर डेवलपमेंट के लिए। और दूसरा वो बॉर्डर लॉ लाए हैं, वो 2000 अभी इसी साल लाए 1 जनवरी को, जिसमें वो बॉर्डर को डिमार्केट करेंगे। आपको रोक दूं, यहाँ पर झड़प में 6 से 7 भारतीय जवान जख्मी हुए हैं। 9 से 10 चीनी सैनिक भी जख्मी हुए हैं, ये खबर मिल रही है। गुवाहाटी लाए गए हैं घायल भारतीय सैनिक। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 9 दिसंबर को ये झड़प हुई है जिसमें 6 से 7 भारतीय जवानों के जख्मी होने की बात की जा रही है। वहीं पीएलए के 9 से 10 सैनिक बताए जा रहे हैं जो इसमें जख्मी हुए हैं। मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ है। कृष्णमोहन मिश्रा, 6 से 7 भारतीय जवानों के इंजर्ड होने की बात की जा रही है, जख्मी होने की बात की जा रही है। मनीष हमारे साथ हैं, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पूरी खबर क्या है, जिन्होंने ये ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया है। 9 दिसंबर को भारतीय सैनिकों और पीएलए के बीच, चाइनीज सैनिकों के बीच में झड़प हुई है, हाथापाई हुई है। थोड़ी देर पहले ये भी खबर आई थी कि करीब 300 चाइनीज सैनिक थे जो आए और जिन्हें भारतीय फोर्सेस की तरफ से माकूल जवाब मिला, करारा जवाब मिला। और अब एक और अपडेट जो आपके लिए है वो ये कि इस झड़प में 6 से 7 भारतीय जवान जख्मी हुए हैं, जबकि 9 से 10 चीनी सैनिक भी इसमें जख्मी हुए हैं, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं। शुरुआत में ही ये खबर आई थी कि करीब 30 जवान हैं, 30 सैनिक हैं जो जख्मी हुए हैं दोनों तरफ से। अब नंबर आना शुरू हो गया। ये कहा जा रहा है जो झड़प हुई है भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच में, इसमें 6 से 7 भारतीय जवान जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं, 9 से 10 चीनी सैनिक इंजर्ड हुए हैं। और जो भारतीय सैनिक इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं, उन्हें गुवाहाटी लाया गया है। ये सोर्सेस बेस्ड इंफॉर्मेशन इस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 9 दिसंबर को ये झड़प हुई और उसके बाद ग्राउंड पर जो ऑफिसर्स मौजूद थे उनके द्वारा दोनों ही तरफ से टेंशन्स को रिजॉल्व किया गया। टेंशन्स थे उन्हें काम किया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो है शांति है पूरे तरीके से। लेकिन 9 और 10 तारीख को क्या हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। 9 दिसंबर को झड़प हुई है, 300 चाइनीज सोल्जर्स के आने की बात कही जा रही है। और बार बार जब हम ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, 300 चाइनीज सैनिकों का यहाँ पर आना अपने आप में एक बड़ी प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला और इंफॉर्मेशन के साथ। मनीष शुक्ला, आपके पास ये 6 से 7 भारतीय जवान इंजर्ड, इन्हें गुवाहाटी ले जाया गया है, और क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि भारतीय जो सैनिक हैं करीब 8 से 9 जवानों के घायल होने की जानकारी है। वहीं पर चीनी सैनिक भी करीब आप कह सकते हैं कि 9 से 10 चीनी सैनिक घायल हैं। दोनों साइड पे काफी कुछ जवानों को काफी ज्यादा चोट आई है, कुछ जो जवान है उनको माइनर इंजरी हुई है। और जो हमारे पास एक्सक्लूसिव इस वक्त जानकारी आई है कि जिस जगह पर तवांग में जहां पर ये क्लैश हुआ था, पहले से काफी ज्यादा वहां चीनी सैनिक वहां पर देखे गए थे। तो क्या एक जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भी गालवान की तरह चीनी सैनिक पूरी तैयारी के साथ आए थे? क्या उनका इंटेंशन वहां पर झगड़ा करने का था? हालांकि अगर आप देखें तो दोनों साइड से, यानी भारत और चीन की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन जो सोर्सेस से जानकारी यही आ रही है कि तो मनीष, आप ये बता रहे हैं कि भारतीय सैनिकों की इंजरी की अगर बात की जाए तो 8 से 9 भारतीय सैनिक हैं जो इंजर्ड हुए। जी हाँ, करीब 7 से 8 जो भारतीय सैनिक हैं उनके घायल होने की जानकारी है, जिसमें कुछ सैनिक जो है उनको ज्यादा चोटें आई हैं। बाकियों के बारे में कहा जा रहा है कि उनको मामूली चोट आई है, वो ज्यादा सीरियस नहीं है।
और भी क्या इस हाथापाई को लेकर और भी क्या और इन्फॉर्मेशन आई है आपकी, सोर्सेज बेस्ड इन्फॉर्मेशन जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर पाए, और क्या इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है? देखिए अदिति, जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि जिस जगह पर क्लैश हुआ था वहां पर चीनी सैनिक काफी ज्यादा मौजूद थे। कुछ तो ये भी रिपोर्ट्स है कि करीब 600 चीनी सैनिक वहां पर पहले से थे। जो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये अचानक दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के सामने आ गए इसलिए ये क्लैश हुआ, या पहले से चीनी सैनिक तैयारी करके आए थे? ये एक यहाँ पर बहुत बड़ी बात है देखने की। लेकिन अगर आप देखें तो दोनों साइड, जो भारत और चीन के जो साइड है, वो जो सोर्सेस से जानकारी आ रही है कि फ्लैग मीटिंग करके इस मामले को सुलझा लिया गया और अब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों गालवान के बाद से जो इस वक्त बॉर्डर पर सिचुएशन है, काफी ज्यादा वहां पर टेंशन देखी जा रही है और इसी वजह से लगातार दोनों देश के सैनिक, हमारे सैनिक भी बॉर्डर पर लगातार अपने एरिया में जाकर के पेट्रोलिंग करते हैं। और यही कहा जा रहा है कि वहां पर चीनी सैनिक जब हमारे एरिया में जहां परसेप्शन डिफरेंस है, वहां पर जब हमारे हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों का विरोध किया और कहा कि आप हमारे एरिया में हैं, यहाँ से वापस जाएं, उसके बाद अचानक वहां पर सिचुएशन धीरे धीरे खराब हो गई और दोनों साइड के बीच में क्लैश शुरू हो गए। तो अभी ये देखना होगा कि ऑफिशियली इंडियन आर्मी क्या स्टेटमेंट देती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो हो सकता है कि पार्लियामेंट के अंदर कल सरकार की तरफ से इसको लेकर के रुख साफ किया जाए। अभी जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, ये तवांग सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर हम आपसे लगातार इस ब्रॉडकास्ट में ये कह रहे हैं कि डिफरिंग परसेप्शन है, जहां पर दोनों साइड्स जो हैं वो उन एरियाज को पेट्रोल करती हैं और दोनों ही साइड्स अपने अपने हिसाब से लाइन को क्लेम करती हैं। वहां पर ये दोनों साइड से सोल्जर्स द्वारा पेट्रोलिंग जो है 2006 से ट्रेंड रहा है। 9 दिसंबर 2022 को PLA के ट्रूप्स जो थे उनका सामना तवांग सेक्टर में जो भारतीय ट्रूप्स थे उनसे हुआ और काफी रेजोल्यूट मैनर में जो भारतीय सोल्जर्स थे उन्होंने जो PLA के ट्रूप्स हैं उनसे बात की, जिसमें फेस ऑफ हो गया और फेस ऑफ में जो है वो माइनर इंजरीज की बात की जा रही है। माइनर इंजरीज टू फ्यू पर्सनल ऑन बोथ साइड्स, यानी चाइनीज सोल्जर्स भी और भारतीय सोल्जर्स जो दोनों ही हैं उनके लिए माइनर इंजरीज की बात की जा रही है। इसके बाद ये कहा जा रहा है, हालांकि उसके बाद दोनों ही साइड्स जो थी वो उन्होंने इमीडिएटली फॉरन डिसएंगेज किया एरिया से और एज अ फॉलो अप ऑफ द इंसिडेंट, इसके फॉलो अप के तौर पर जो कमांडर हैं एरिया के उन्होंने फ्लैग मीटिंग की अपने काउंटर पार्ट के साथ ताकि इस इशू को डिस्कस किया जा सके और जो मैकेनिज्म है ऐसे हालात में शांति और स्थिरता की बहाली के लिए उस पर काम किया जा सके। तो देखिए 9 दिसंबर को चाइनीज सोल्जर्स जो हैं वो कांटेक्ट में आए, किसके, इंडियन सोल्जर्स के कांटेक्ट में आए 9 दिसंबर को, और उसके बाद जो आर्मी द्वारा बताया जा रहा है कि फॉलो अप ऑफ द इंसिडेंट के तहत जो फॉलो अप किया गया इस झड़प पर, उसमें जो कमांडर थे एरिया के उन्होंने फ्लैग मीटिंग की अपने काउंटर पार्ट के साथ यानी चाइनीज ऑफिसर के साथ ताकि ये डिस्कस किया जा सके। और ये सब कुछ जो स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है, जो कि मैकेनिज्म्स हैं इस तरह के हालात से डील करने के लिए दोनों देशों की आर्मीज के बीच, उसके तहत ये पीस जो है, शांति जो है उसे वापस बहाल कर दिया गया और माइनर इंजरीज की बात यहां पर की जा रही है। मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ हैं। कृष्णमोहन मिश्रा, यहां पर माइनर इंजरीज की बात की जा रही है, साथ ही ये भी कहा जा रहा है, हालांकि जो स्टेटमेंट है उसमें 10 दिसंबर का जिक्र नहीं किया गया, उसमें ये लिखा गया है कि इमीडिएटली डिसएंगेज किया गया एरिया से और फ्लैग मीटिंग हुई फॉलो अप के तौर पर, और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? देखिए, इंफॉर्मेशन अभी यही है कि कोई तनाव की स्थिति जरूर है, लेकिन उसके बाद से कोई बड़ी घटना ऐसी नहीं हुई है कि दोनों तरफ के सैनिकों के बीच में हाथापाई हो। जो सैनिक जख्मी हुए उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उनको कोई बड़ी चोट नहीं आई है, माइनर इंजरीज उनको हुई है और उनको पीछे तेजपुर और गुवाहाटी के अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। चीनी सैनिक भी जख्मी हुए हैं, उनकी तादाद भी लगभग उतनी ही बताई जा रही है। आमतौर पर इस किस्म के जो फेस ऑफ होते हैं उनमें कुछ चीजों को फॉलो किया जाता है। गलवान जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं आई और ये सबसे अच्छी बात थी कि मामला बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ा, उतना नहीं बिगड़ा जितना गलवान में बिगड़ा था। अभी तक की जो खबर है, तनाव पूरे इलाके में बना हुआ है। दोनों ही तरफ की सेनाएं आमने सामने, जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में हो जाती हैं, लेकिन भारतीय सेना माउंटेन वॉरफेयर में और खासतौर पर सर्दियों की लड़ाई में, पहाड़ों की लड़ाई में चीनी सेना से ज्यादा बेहतर स्थिति में है।
डोमिनेटिंग कंडीशन में। जनरल कुलकर्णी बैठे हुए वो इस चीज की तस्दीक करेंगे कि आज की तारीख में 1 लाख से 2 लाख भारतीय सैनिक हर साल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल में पूरी सर्दी बैठा रहता है। चीन के सैनिकों के साथ ये नहीं है, वो अक्सर पीछे रहते हैं। तो सर्दियों में खासतौर पर पहाड़ों की लड़ाई में भारतीय सेना के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। ये 1962 नहीं है, ये 2022 है। बहुत फर्क आ चुका है, बहुत सारी चीजों में फर्क आ चुका है, ट्रेनिंग में, इक्विपमेंट्स में, तैनाती में, डिप्लॉयमेंट में, सड़कों में। अभी कुछ दिन पहले ही पूरे अरुणाचल को लेकर एक जो LAC के साथ साथ एक हाईवे बनाने की बात की गई, बॉर्डर हाईवे पूरा का पूरा अरुणाचल को करेगा। उसके बाद अरुणाचल को क्रिस क्रॉस करेंगे अलग अलग किस्म के हाईवे। बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। सड़कों का वहां पर भारत भी उतना ही अच्छी तैयारी कर रहा है जैसी चीजें की थी। देर से शुरू की, क्योंकि भारत में एक अजीबोगरीब सी रणनीति हुआ करती थी कि चीन उस इलाके में ज्यादा सड़कें न बनाइए जिससे कि अगर चीनी सैनिक आगे आए भी तो उनकी रफ्तार धीमी हो जाए। ये बड़ी ही अजीबोगरीब सी दलील दी जाती थी और उससे कम से कम 40 साल बीत गए कि कोई सड़कें नहीं बनाई गई थी। पिछले कुछ सालों से उसमें बहुत तेजी आई है। अरुणाचल प्रदेश में भी सड़कों का काम बहुत तेजी से चल रहा है। नए इक्विपमेंट वहां पर है, नए प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए बहुत अच्छे से कार्रवाई हो सकती है। भारतीय सेना बहुत मजबूत स्थिति में है अरुणाचल प्रदेश में भी। ऐसे में इस पॉलिटिकल रिएक्शंस भी मिल रहे सुनते हैं। Till date, for over 2 years, China is occupying 1,000 square kilometer territory of India in the Ladakh region. In the Depsang Plains, they have occupied illegally India's territory up to Y Junction. Daulat Beg Oldi, the most strategic airstrip, is now in the range of Chinese artillery fire. Gogra Hot Springs, they continue to occupy our territory. Galwan, we know what all happened despite the valor of our soldiers. Now they are occupying area or attempting to occupy area in Tawang here, Arunachal Pradesh. And an unconfirmed report, which probably you do not know, is now saying that China has now occupied our territory in the Doklam area. Something that there was a standoff and from where they had retreated earlier. They have also constructed roads and bunkers up to the Chicken's Neck. तो आप जानते हैं लगातार LAC पर पॉलिटिक्स भी होती आई है। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करता आया है और विपक्ष ये दावा करता आया है कि बहुत बड़ा इलाका है LAC पर जो कि अब चाइना के नियंत्रण में है, लेकिन वो जो इलाका है वो भारत का है। ऐसे दावे बार बार किए गए। जनरल कुलकर्णी हमारे साथ हैं। जनरल कुलकर्णी, यहाँ पर एक सवाल ये भी, एक तरफ तो पॉलिटिक्स हो रही है जिसमें पॉलिटिकल क्लेम्स हैं कि चाइना जो है वो भारत की जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा किए हुए है, और दूसरी बात, अगर मैंने शुरुआत में भी कहा था कि चाइना की इंटेंशन क्या है, उसकी इंटेंट क्या है। हम 2020 से गलवान की बात करें, जब नॉर्दर्न कमांड के तहत वहां पर हमने ये देखा था कि किस तरह से इंडियन सोल्जर्स को वहां पर इंडियन सोल्जर्स ने करारा जवाब दिया था चाइनीज सोल्जर्स को। उसके बाद अब हम ईस्टर्न कमांड में हैं, 2 साल से ज्यादा का वक्त चुका है। ये जो 16 से ज्यादा मिलिट्री लेवल टॉक्स हो चुके हैं, कोर कमांडर लेवल टॉक्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी क्या हम वहीं खड़े हैं जो हम 2020 में खड़े थे? अदिति, बहुत सारे सवाल और रियली बहुत मुश्किल होता है इन सब का जवाब देने में, पर एक बात जरूर है, यहाँ चीन के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। चीन बार बार भारत के ऊपर दबाव डालता रहेगा। चीन के साथ कितना भी आप करें, चीन चाहता है कि भारत जो है वो चीन का लाइन फ्लो करे और चीन के दायरे में आए। उसको USA के साथ भारत के अच्छे रिश्ते पसंद नहीं है। चाहे आज हमारे रूस के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, रूस के चीन के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चीन चाहता है कि भारत जो है अमेरिका के साथ रिश्ते ना बनाए, जबकि भारत जो है अपनी पॉलिसी, अपने तरीके से, अपने इरादों को और अपने मैं कहूँगा व्हाट इज बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, उस तरफ के मद्देनजर पॉलिसीज बनाता है। ना वो USA की तरफ है, ना वो सभी जो दर्शक ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनके मन में ये सवाल जरूर होगा कि ये जो हमने अभी ये जो हाथापाई की खबर देखी है, क्या जो इसमें खतरा इन्वॉल्व है? चाइना जिस तरह से ये कर रहा है, गलवान में हमने देखा, अब हम 300 अगर चाइनीज सैनिकों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, मनीष तो ये बता रहे हैं कि रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही है कि 600 चाइनीज सोल्जर्स आए, तो कहीं खतरा बड़ा तो नहीं है? नहीं,
अदिति जी खतरा बढ़ा नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन बार बार इस तरह की हरकतें करता रहेगा। जैसे गलवान में भी हुआ, गलवान में कोई गोली नहीं चली, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बार्ब वायर, जिस तरीके से क्लब्स में, जिस तरीके से तरीके जो बोलते हैं ना 18वीं और 16वीं शताब्दी वाले इस्तेमाल करके लोगों को मारना, पानी में ढकेलना, उसके द्वारा बहुत दिला। मैं आपको रोक रही हूँ माफी के साथ। इस समय जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं जल्दी से आपको वो बता देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप रणदीप सुरजेवाला को सुन रहे थे, सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश से खबर आ रही है वो काफी चिंता बढ़ाने वाली खबर है। एक बड़ा क्लैश हुआ है भारतीय और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में, और जो सरकार है उसने पूरे देश को अंधेरे में रखा, कई दिनों तक देश को अंधेरे में रखा। पार्लियामेंट को इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया जबकि पार्लियामेंट का सेशन ऑन है? तो असदुद्दीन ओवैसी सवाल पूछ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि कैसे, वो कह रहे हैं कि सरकार ने अंधेरे में रखा है देश को, कई दिनों तक अंधेरे में रखा गया है देश को। दूसरा बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया, खासतौर पर यह देखते हुए कि सेशन जो है पार्लियामेंट का वो चल रहा है। साथ ही कह रहे हैं कि जो डिटेल्स आ रही हैं इस झड़प से जुड़ी हुई वो बहुत ही स्केची हैं। अब इस क्लैश की वजह क्या है, क्या है जो लीडरशिप है उसकी लीडरशिप जो है वो वीक है अंडर नरेंद्र मोदी, विच हैज लेड टू द ह्यूमिलिएशन अगेंस्ट चाइना। वो कह रहे हैं कि चाइना के हाथों ह्यूमिलिएशन की बात करें तो दो बातें कर रहे हैं। एक तरफ इंडियन आर्मी की पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं इंडियन आर्मी किसी भी चाइनीज हरकत का जवाब देने के लिए, हिमाकत का जवाब देने में सक्षम है, लेकिन ये कह रहे हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं चाइना के खिलाफ ये ह्यूमिलिएशन वो इसे करार दे रहे हैं। कह रहे हैं इस पर पार्लियामेंट में एकदम अर्जेंट बेसिस पर डिस्कशन होना चाहिए और मैं एडजर्नमेंट मोशन दूंगा कल इस मुद्दे पर। तो आप देख रहे हैं सियासत हो रही है, दूसरी तरफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनके द्वारा इस पूरे जो चाइनीज सोल्जर्स द्वारा जो ये हिमाकत की गई या गुस्ताखी की गई उस पर करारा जवाब दिया गया है। और साथ ही एक और बड़ा सवाल जो है वो भारत की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ सवाल है, देश की सुरक्षा, देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा से जुड़ा हुआ यहाँ पर सवाल है। तो तीन अलग अलग पहलू इस खबर के, और जी न्यूज़ पर इस पूरी खबर को बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स के साथ एनालाइज करने की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ है। कृष्णमोहन मिश्रा, इंडियन आर्मी ये क्लियर करते हुए कि माइनर इंजरीज हैं और साथ ही ये भी कहते हुए कि फौरन जो है जो टेंशन्स थी उन्हें खत्म किया गया, शांत किया गया और अब शांति की बात की जा रही है। लेकिन अब आगे इंडियन आर्मी इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रही है? देखिए, भारतीय सेना तो हर वक्त तैयार है और ये बात सिर्फ कहने की नहीं, ये जमीन पर भी नजर आती है कि भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसको खाली छोड़ती हो। पूरी सर्दी भारतीय सैनिक वहां पर बैठते, दुनिया की कोई भी फौज इतने खराब मौसम में नहीं बैठती, चीनी सैनिक भी नहीं बैठते, वो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे रहते हैं और जरूरत पड़ने पर उनको आगे लाया जाता है। भारत की पूरी सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बैठती है, उस जगह को छोड़ा नहीं जाता। नए इक्विपमेंट तैनात है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अभी पीछे कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे ये लगा कि चीन थोड़ा सा फिक्रमंद है भारत को लेकर। अभी उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका की फोर्सेस के बीच में एक्सरसाइज हुई, वो जगह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का वो जो सेंट्रल सेक्टर है बाराहोती ग्राउंड, जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में क्लैश होता है, उससे 100 किलोमीटर दूर थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एक्सरसाइज आज इनफैक्ट कल ही खत्म हुई है 11 दिसंबर को। भारत और ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ जो एक क्वाड मोर्चा बना है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का, उसका एक सदस्य है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि चीन को परेशान कर रही होंगी। हालांकि चीन और भारत के बीच में इस समय जो संबंध है वो मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत ही अच्छे हैं। भारत ने अमेरिका और चीन के बीच में जब तनाव ताइवान के वक्त बढ़ रहा था उस समय भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, अमेरिका को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था कि चीन के साथ जो उसकी दुश्मनी है भारत की, वो इस स्थिति में है कि वो अमेरिका को ताइवान के मसले पर कोई मदद देगा। यूक्रेन के मसले पर रूस को भारत युद्ध से तटस्थ है, लेकिन रूस के साथ संबंध बनाए रखे हुए हैं। यानी भारत और चीन इस समय अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। ग्राउंड पर दोनों के बीच में शांति है और ऐसे में ऐसी घटना की टाइमिंग बहुत अजीब सी है, जो कि मतलब एक्सपेक्टेड नहीं थी। हालांकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भारतीय सेना कभी छोड़ती नहीं है, अब एक इंच जमीन पर जो भी जहां पर जरूरी चीजें हैं वहां पर तैनाती रहती है, लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी अजीबोगरीब है। आने वाले दिनों में अदिति सबसे महत्वपूर्ण होगा भारत सरकार का रिएक्शन। कल पार्लियामेंट ऑन है, मेरे ख्याल से विदेश मंत्रालय तो इस पर रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि पार्लियामेंट ऑन है। पार्लियामेंट में इस पर जरूर महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी और उस समय ये पता लगेगा कि भारत इसको कैसे देख रहा है।
एब्सोल्युटली। तो सरकार के स्टैंड का क्या स्टेटमेंट हमें सरकार की तरफ से देखने और सुनने को मिलेगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो एडजर्नमेंट मोशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं और साथ ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं चाइना के हाथों इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे एक ह्यूमिलिएशन सफर करना पड़ा। जनरल कुलकर्णी और कृष्णमोहन मिश्रा फिलहाल इस पूरे अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस बड़ी खबर पर अपडेट्स आगे भी इजी न्यूज आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि कृष्णमोहन मिश्रा लगातार जो जानकारी है, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से हो या जो पॉलिटिकल ब्लेम गेम यहाँ पर शुरू हो गया है, उस पर लगातार इंफॉर्मेशन हम पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।